आम आदमी कैसे ढूंढेगा सूर्य वाले व्यक्ति को? सर वो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग देख लीजिए कि जिनके डेट ऑफ बर्थ का टोटल 1 आता है तो वो सूर्य हो गया। और न्यूमरोलॉजी के अलावा एस्ट्रोलॉजी में आए तो देख लीजिए जिनकी राशि जोडिएक साइन अगर लियो है तो भैया लियो वाले से तो दोस्ती भी सोच के करना और दुश्मनी तो सपने में भी मत करना। हमने सुना है ना कि ससुराल में ही अपनी सिस्टर इन लॉ से अफेयर चल रहा है, साली से। सर अगर एक लाइन में ही दूसरे निकल रही है तो भाई वो व्यक्ति अपने ससुराल में या अपने मायके में भी अफेयर चलाएगा अपने ही पार्टनर के रिश्तेदारों के साथ। हमारा देखिए मतलब जो हमारा हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, ये इतना पुराना है कि कहा जाता है कि यहीं से सारी चीज़ें निकली हैं। बस मानने वाला इंसान चाहिए। जिस दिन से आपने मानने लगे उस दिन से आप अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत देखें। हाँ, मानो तो शंकर, ना मानो तो कंकर वाला। कंकर, बस सीधी बात। सर आपने ना एक लाइन बोली अभी 2-4 लाइंस पहले कि राहु, शनि और केतु ये बैड प्लैनेट्स कुछ वर्ड यूज कर रहे थे आप। तो बट अभी आप जो बता रहे हो तो फायदा भी होता है राहु की वजह से, तो इनको हम गलत भी बता रहे हैं, अच्छा भी बता रहे हैं? सर इसका सबसे बड़ा एक मैं उदाहरण के तौर पे देना चाहूँगा। राहु कुंडली में अगर सही स्थान पे बैठा है, शनि अगर सही स्थान पे बैठा है और शनि और राहु की और केतु की अगर महादशा चली गई तो दैट इज गुड। राहु बैठा है नेगेटिव प्लैनेट पे, उनकी दशा आ गई तो कभी अच्छा प्लैनेट, कभी अच्छा नहीं। इसका एग्जांपल है देना चाहूँगा। मान लीजिए अभी भारत में बीजेपी की सरकार चल रही है, तभी मोदी की चलेगी, राहुल गांधी की नहीं चल सकती, अरविंद केजरीवाल की नहीं चल सकती है। अगर वहां पे आम आदमी पार्टी की होगी तो मोदी की नहीं चल सकती। दैट मीन्स अगर राहु की महादशा, राहु की सरकार है तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री राहु का ही होना चाहिए, तो राहु ही रूल करेगा। तो इसका ये एग्जाम्पल होता है। राहु, केतु, शनि ये पाप ग्रह माने जाते हैं। ये ऐसे ग्रह हैं जो आपको अच्छा फल दे सकते हैं, अच्छी प्लेसमेंट हो, खराब फल दे सकते हैं, खराब प्लेसमेंट हो। बट खराब प्लेसमेंट में भी अगर आप इनकी रेमेडी करते जाएं तो इसका प्रभाव आपको बहुत हद तक नेगेटिव नहीं मिलता है। तो प्लेसमेंट पॉइंट पे तो सर मंगल के साथ भी हम यही बात करते हैं। डेफिनेटली बंदा मांगलिक है, मंगल भारी है। सर मैं अगर बताऊं कि किसी कुंडली के चौथे भाव में, कर्क राशि में अगर मंगल बैठा है, जहाँ पे मंगल सबसे नेगेटिव हो जाता है और वो चौथे भाव में बैठा है, सर माता का सुख नहीं मिलेगा, मम्मी की अर्ली एज में डेथ हो जाएगी, गाड़ी वाहन सब मिलेगा, वो आप नहीं टिक पाएंगे। सर कैंसर जैसी घातक बीमारी हो सकती है, इमोशंस आपके वीक हो सकते हैं। वहीं अगर मकर के साथ में बैठा है तो सर वही व्यक्ति तरक्की बहुत देखेगा। शुक्र का भी ये है, शुक्र ग्रह अगर कर्क राशि यानी चंद्रमा के साथ बैठा है या उसके घर पे बैठा है तो प्रभाव कम देखेगा। हर ग्रह अपने हाईएस्ट पीक पॉइंट पे भी आता है, लोवेस्ट डाउन पॉइंट पे भी आता है, जहाँ पे अच्छा प्रभाव भी देता है, बुरा प्रभाव भी देता है। तो ये हर प्लेनेट के साथ है? बिल्कुल हर प्लेनेट के साथ है, हर प्लेनेट। सूर्य का कितना रोल है हम लोग की कुंडली में? सर सूर्य का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जिस भी व्यक्ति के कुंडली में सूर्य अगर 10th हाउस में बैठा है और 5 नंबर लिखा हुआ है वहां पे, तो वह व्यक्ति गवर्नमेंट ऑफिसर है, वह व्यक्ति आईएएस ऑफिसर, पुलिस अफसर, उच्च अधिकारी है, जज की भूमिका निभाने वाला है। अगर वहीं लगन में लिखा है, सर लड़ मत लेना उस आदमी से, वो आपसे बहस तो कर लेगा, आप सोचोगे ठीक है मैटर खत्म हो गया अब ठीक है, पर वो जब तक आपको नीचा ना दिखाए हरा तब तक बदला लेगा। सूर्य व्यक्ति वाले लीड करना जानते हैं, एचआर पोस्ट पे रहते हैं, हायर पोस्ट पे रहते हैं, हार नहीं मानते हैं। ये सुनते सबकी हैं, करते अपने मन की हैं। इनके माइंड में जो चीज चलती है वो लोग अज्यूम नहीं कर सकते हैं। लव मैरिज करनी है तो करनी है भाई, पेरेंट्स माने ना माने करनी है। ये मेरी है तो मेरी है, मुझे नहीं पता, इसको मैंने सबक सिखाना तो सबक सिखाना है। तो सूर्य वालों को तो आप समझ लीजिए दे आर अ कैप्टन, दे आर अ बॉर्न लीडर, दे आर जस्ट ट्राइंग टू रूल एवरीथिंग। तो सूर्य तो आप समझ लीजिए कि बने ही सिर्फ राज करने के लिए है। और एक आम आदमी कैसे ढूंढेगा सूर्य वाले व्यक्ति को? सर वो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग देख लीजिए कि जिनके डेट ऑफ बर्थ का टोटल 1 आता है तो वो सूर्य हो गया। और न्यूमरोलॉजी के अलावा एस्ट्रोलॉजी में आए तो देख लीजिए जिनकी राशि जोडिएक साइन अगर लियो है तो भैया लियो वाले से तो दोस्ती भी सोच के करना और दुश्मनी तो सपने में भी मत करना। ठीक है, आपने अब न्यूमेरोलॉजी की बात की है, मैं बड़ा इंटरेस्टेड हूँ उस टॉपिक पे। आपने 1 की बात की है, 1 सूर्य का है, मैं 4 नंबर हूँ, राहु। हाँ राहु बात वही आ गई। तो पापी प्लेनेट। तो देखिए राहु को पापी प्लेनेट कहना 100% सही नहीं होगा। राहु ऐसा है, राहु इज अ मिस्ट्री। ओके, राहु को आप एक मीटिंग में नहीं समझ सकते। राहु को समझने के लिए आपको सुनना जरूरी है, सुनाना नहीं। अगर कोई व्यक्ति, जैसे आप ही की बात करी जाए, अगर आप एग्जैक्टली बैठे हैं और कोई अगर आपके साथ बैठा है तो आप ऐसे व्यक्ति हैं, आप ड्यूल पर्सनैलिटी हैं, यहाँ कुछ चल रहा है, यहाँ कुछ चल रहा है, मतलब आप समझ रहे हैं कि क्या है, पर आप यहाँ से वो बोलेंगे जो आपको लगता है कि ये ठीक रहेगा।
बट आपका माइंड इज द फास्टेस्ट पार्ट ऑफ योर बॉडी। तो आप ये कह सकते हैं। तो 1 से लेकर 9 नंबर तक हर व्यक्ति प्यार के मामले में तो अलग अलग होता है सर। मूलांक 2 वाले, मूलांक 4 वाले, मूलांक 6 वाले, मैं कहूँगा ये प्यार में इतने सीधे होते हैं कि पहली बात तो पार्टनर को थोड़ा समझेंगे। अच्छा, पार्टनर को 100% दे दिया, प्यार दे दिया, टाइम दे दिया, इसी मूलांक वालों को लास्ट में यही सुनने को मिलता है कि आखिर आपने मेरे लिए किया ही क्या है। 2, 4 और 9, 2, 4 और 6, 2, 4 और 6। अच्छा, इनको लास्ट में यही मिलता है कि आखिर आपने मेरे लिए किया ही क्या है। क्योंकि ये लोग जो होते हैं ना, ये गिवर माने जाते हैं। अगर आप खाना खा रहे हैं और मैं आ गया, खा लो ना यार, आ जाओ मेरे साथ, यू आर अ गिवर, यू आर रेडी। मतलब मैं आपको फ़ोन कर रहा हूँ, निपुण जी रात के 2 बजे यार मुझे ये हेल्प चाहिए सर, आप अवेलेबल? हाँ मैं आ रहा हूँ ना। आपने फ़ोन किया दिन के 11 बजे, मैं आज मेरे को कहीं जाना है, प्लीज़ क्या मिल सकते हैं? यार मैं बिजी हूँ। दैट मीन्स यू आर रेडी फॉर एवरीथिंग बट समवन इज़ नॉट रेडी फॉर यू। सो 2, 4, 6 वालों को तो मैं कहूँगा कि इन लोगों की लाइफ तो गिवर बोले जा सकते हैं। और वहीं अगर मैं बोले जाऊँ कि जो 5 नंबर वाले होते हैं सर, ऑफिस में अगर आपको रखना है ना, तो 2 नंबर मतलब 2 न्यूमरोलॉजी के नंबर, 2 मूलांक वालों को जरूर रखना चाहिए। पहला मूलांक 2 नंबर वाले चंद्रमा, दूसरे सर 5 बुध। अब ये क्यों सर? चंद्रमा वाले ऐसे होते हैं ना, ये अपने बॉस, अपने सीनियर, अपने काम, अपने पार्टनर, अपने वर्क प्लेस में अपने साथ वालों को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं सर। 5 इज बैलेंस, 5 इज बैलेंस। सर आप अंबानी की फैमिली को देख लो, वो या तो अपने अगर घर में किसी बच्चे को पैदा करवाएंगे, आजकल तो सिजेरियन से होता है, डेट पहले फिक्स होती है, 1 या 5 ही निकलेगा। क्योंकि उनको पता है कि हम बने ही रूल करने के लिए, हम बने ही बैलेंस करने के लिए। तो दैट मीन्स अलग अलग नंबर की अलग अलग भूमिका है सर। तो मूलांक और भाग्यांक 2 अलग अलग चीज़ें हैं। तो जनता के लिए एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो कि मूलांक कैसे कैलकुलेट होता है, भाग्यांक कैसे कैलकुलेट होता है। देखिए मूलांक का बेसिकली होता है कि जो हमारा बर्थ डेट होता है उसका सिंगल डिजिट में आना कॉल्ड अ मूलांक। 1 है तो 1 मूलांक, 21 है तो 2 + 1 इज़ 3 मूलांक, और ऐसे 19 है तो 9 + 1 10, 1 + 0 इज़ 1। ये हो गया। भाग्यांक इज कंप्लीट, आपको डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, डेट, मंथ और ईयर, इसको पूरा टोटल करना है। जो निकल के आएगा वो आपका भाग्यांक बनेगा। तो भाग्यांक के बेसिस पे इंसान ज़्यादा जज करे या मूलांक पे? सर वही बात है कि अगर मैं व्यक्ति के नेचर को जज करूं तो मैं मूलांक के देखूंगा, और मुझे उसकी कंप्लीट लाइफ देखनी है तो दैट मीन्स मेरे लिए भाग्यांक बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे शक्तिशाली किसको कहोगे अब 1 से 9 नंबर में, कि इन टर्म्स ऑफ ब्रेन सबसे शक्तिशाली कौन होगा, इन टर्म्स ऑफ मनी सबसे शक्तिशाली कौन होने वाला है, एंड इन टर्म्स ऑफ हेल्थ या पावर? सर हम पीछे शुरू करते हैं 9 नंबर से। देखिए 9 नंबर से शुरू करने का टाइम ये है कि 2025 9 नंबर का साल है ये। हाँ। मंगल का साल है। तो मंगल के साल वाले तो इस समय एग्जैक्टली थोड़ा सोच समझ के चले, 2025 में एग्जैक्टली आपकी ऊर्जा का रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आएगा। स्टार्टिंग में तो बहुत आपने रील सुनी है कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बट अभी तक 6 महीने में पसीने निकल चुके हैं। तो आने वाले 6 महीने में देख समझ के बोलिए, धैर्य से, यानी आपकी पावर ही आपकी एग्जैक्टली कमज़ोरी बन जाएगी, आपको उसको ही शांत करना पड़ेगा। 8 पे आते हैं शनि, बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट, स्लो, पर ये ऐसे है वो टेस्ट मैच के चेतेश्वर पुजारा है जो धीरे धीरे खेल के सेंचुरी तक अपनी टीम को पहुंचाई देते हैं, जिता देते हैं। तो शनि के लिए सबसे मैं बोलूँगा ये इस साल इनको करियर में ग्रोथ अच्छी मिलेगी सर। इसके बाद आते हैं 7 नंबर केतु। सर केतु है एक मिस्ट्री जिसको समझना बहुत मुश्किल है। केतु के जो मूड स्विंग्स हैं वो ऐसे हैं कि वो एग्जैक्टली अपने अकॉर्डिंग चीज़ चाहते हैं बट होती नहीं है। तो केतु को इस साल बाकी 6 महीने में अपने माइंड को कंट्रोल रखना है, अपनी थॉट प्रोसेस को कंट्रोल रखना है, ज़्यादा लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देना है। 6 नंबर शुक्र जो है प्यार, लग्जरी, इमोशंस के लिए बने हैं। ये साल सर आपका फ़ायदा लोग सबसे ज़्यादा उठाएंगे। तो 6 नंबर वालों को 2025 के बाकी 6 महीनों में देख समझ के चलना है, लोग आपका यूज़ ज़्यादा कर सकते हैं। 5 नंबर सर, 5 नंबर बुध, मरकरी वालों को इस समय सुननी सबकी है, करनी अपनी मन की, हर किसी की बातों में ना आए, लोग आपका फ़ायदा उठा सकते हैं और अगले 6 महीनों में आपके साथ चोट एक्सीडेंट का खतरा भी बन सकता है। इसके बाद 4 नंबर राहु। 4 नंबर वालों को अपनी पूरी प्लानिंग, पूरी डिसीजन, पूरा टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलना है। ये अगर टाइम टेबल से थोड़ा भी हटते हैं इस 6 महीनों में तो इनको नुकसान होना तय है। अपना शेड्यूल पूरा बना के चले तो इनके लिए बेटर रहेगा। इसी के साथ 3 नंबर वाले इस समय बहुत शांत रहने वाले हैं, कुछ बड़ी एक्सपेक्टेशंस ना करें। साल के 6 महीनों में जो बचे हैं इसमें इनके साथ कुछ अच्छा तो होगा परंतु वो इनको बहुत अच्छा नहीं मिलने वाला है, यानी टुकड़ों में इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। चाहे प्यार हो, चाहे वो करियर हो, चाहे परिवार, माता पिता का साथ हो।
इसके बाद 2 नंबर वाले बहुत ही शांत नेचर, बहुत ही सिंपल नेचर रखेंगे। प्यार के मामले में इनको सपोर्ट तो मिलेगा, परंतु पार्टनर अपने मूड के अकॉर्डिंग रहेगा। तो सोच समझ कर डिसीजन लें, जल्दबाजी ना करें। 1 नंबर वालों को लीड करना है, परंतु आपको ऑफिस पॉलिटिक्स या अपने काम में थोड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी जो इनको परेशान कर सकती है। 1 नंबर वालों को आने वाला 6 महीने बहुत बेहतर रहेगा। करियर में ग्रोथ करने का मौका है। अक्टूबर के बाद तैयारी शुरू कर लीजिए, आपका शुभ समय आने वाला है। अब इसमें कंपैटिबिलिटी का भी सीन रहता है ना कि हम लेट सपोज अब 4 नंबर के लिए कंपैटिबल नंबर क्या होगा? सर देखिए, बेसिकली है ना, आपको ये समझना है कि 4 नंबर वालों का वैसे तो कहा जाता है कि सिर और धड़ मिल जाए तो पूरा इंसान बन जाता हाँ, है। राहु और केतु वाला जो मिल स्टोरी जाए है वही है, 4 और 7 मिल जाए तो बेटर है, 4 और 5 मिल जाए तो बेटर है। देखिए ये एक बात और मैं बताना चाहूँगा, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है। मैंने बहुत लोगों को ये बताई है, जिसको मैं नकूना वर्ड बोलता हूँ। नकुना। हाँ, नकूना मीन्स कि मेरे पास कुंडली आई, मैंने कहीं देखा, और अगर एक ही राशि के, एक ही मूलांक के फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप या करियर, बिजनेस में आ जाए, सर बनेगी तो इतनी बनेगी, मिसाल बनेगी, टूटेगी तो इतनी भयंकर टूटेगी कि आपकी बदनामी बहुत होगी। दैट मीन्स अगर आप 4 हैं और आपकी पार्टनर भी 4 है, तो आप दोनों की बनेगी तो मतलब आप मिडल नहीं देखेंगे, या तो टॉप या डाउन, या तो आर या पार। या तो आर या पार। एकदम सही वर्ड यूज किया है। तो बेसिकली कंपैटिबिलिटी में देखा जाए तो 2 वालों की 6 वालों के साथ बहुत अच्छी बनती है। यहाँ पे 1 वालों की जो है 9 वालों के साथ कभी अच्छी नहीं बन सकती, 8 वालों के साथ कभी अच्छी नहीं बन सकती है। 1 वालों की यहाँ पे 7 वालों के साथ अच्छी बन सकती है। 4 वालों की 7 वालों की अच्छी बनती है। 4 वाले जो होते हैं वो अपने नेचर को कहीं ना कहीं 8 वालों के साथ भी एडजस्ट कर सकते हैं, 9 वालों के साथ भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ अलग अलग है, बट एक ऐसा नंबर है जो बैलेंस बना के रखता है अगर आप करियर में है, दैट इज़ 5। अगर 5 नंबर का कोई भी व्यक्ति आपकी लाइफ में है तो उसकी सलाह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि वो हमेशा बैलेंस बना के सोचेगा। क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है, यंगर जनरेशन बहुत सारी है, तो पहले आपने अगर देखा तो फ्लेम्स खेलते होते थे हम लोग। हाँ, वो अल्टीमेटली वही है कि हमें कुछ ना कुछ निकालना है, कि इस तरीके से मैं निकाल लूं कि हमारा कंपैटिबिलिटी क्या कितना आने है, वाला है। कितना है। तो कंपैटिबिलिटी को लेके तो हर टाइम जंग चल ही रहा है कि मेरा इसका आज भी कंपैटिबिलिटी क्या है। हाँ, नहीं आपका ठीक है। आजकल लोग बहुत इस चीज़ को, और लोगों के लिए ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक भी बन चुका है। रिलेशनशिप में आने से पहले ही कहीं ना कहीं ढूंढ लेते हैं कि कितना मिसिंग है, कितना लविंग है, कितना प्यारा है, और वो 10 में से मुझे मार्क्स दो, कितना मैं अच्छा हूँ, कितना बुरा हूँ, ट्रूथ और डेयर, ऐसी गेम्स बहुत आजकल सुनने को मिलती है, जो मैं कहता हूँ रिलेशनशिप में होनी चाहिए। सर देखिए, रिलेशनशिप में पार्टनर ही आपको समझे ऐसा नहीं होता है, आप दोनों को समझना पड़ेगा। एक रिलेशनशिप का नाम है सेक्रीफाइस, स्पेस, अंडरस्टैंडिंग। कभी भी आप रिलेशनशिप से हमेशा डेली प्यार की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। कभी भी आप रिलेशनशिप में अपनी चीज़ों को थोप नहीं सकते हैं। हर रिश्ते को समय दीजिए। मैंने ऐसे ऐसे कपल भी देखे हैं सर, जो 10-10 साल से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करते हैं। और इसका एक एग्जाम्पल देखना है तो अपने पेरेंट्स को देख लीजिए सर। हम बचपन से आए हैं, हर घर में माँ बाप लड़ते हैं, तो क्या अगले दिन वो डिवोर्स फाइल करने चल जाते हैं? 3 दिन बाद वही किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने चल जाते हैं, और हम भी जाते हैं। तो दैट मीन्स रिलेशनशिप में सिर्फ आपको टाइम देना है। इफ़ यू गिव अ टाइम देन एवरीथिंग विल बी ओके। सर, वैदिक एस्ट्रोलॉजी और न्यूमेरोलॉजी में अगर मुझे कंपैरिजन करना हो, कहाँ पे रिजल्ट्स बेटर हैं? बेसिकली सर, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है वो बहुत पुरानी है, बहुत डीप है, और मैं कहूँगा कि आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ज़्यादा जाना चाहिए। इसके बाद न्यूमरोलॉजी आ गई अपनी सर। ये आजकल हम बहुत सी चीज़ें, ये टैरोट आ गया है, Tarot ये card सब reading अभी है। कुछ साल पहले के मतलब मान सकते हैं जो इन्वेंशन हुई है। बट वैदिक शास्त्र का जो विवरण है ऋग्वेद में भी किया गया है। अच्छा, ऋग्वेद में तो जिनके 567 श्लोक हैं, उन 567 श्लोक में तो आपको आप मान लीजिए कि पाल्मेस्ट्री का भी विवरण दिया गया है। पाल्मेस्ट्री का अगर विवरण आपको अगर ऋग्वेद में पढ़ना है तो वहाँ पे दिया गया है। तो आप समझ लीजिए कि हमारे वेदों से ज्योतिष शास्त्र चलता आ रहा है। तो आपके जवाब में मैं बोलूँगा कि वैदिक ज्योतिष हमारा सबसे पुराना है, और आधार यही है। इसके थ्रू प्रेडिक्शंस आपकी बहुत रियल निकल के आती है। हाँ, क्योंकि कुछ लोग मस्त ये रेखाएं पढ़ रहे हैं, थंब प्रिंट्स को पढ़ ले रहे हैं, फोटो भेज दो जी हम बता देंगे इनके बारे में, सिर्फ अपना बर्थ डेट भेज दो हम बता देंगे इनके बारे में। आपने देखा भी ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप हो गए हैं कि सिर्फ ये डालो सारी इन्फॉर्मेशन आ जा रही है। तो ना इतना सारा कुछ अवेलेबल है, तो अगेन देयर इज अ ट्रस्ट इशू। और झूठ बताने वाले भी बहुत हैं, गलत बताने वाले बहुत, डराने वाले भी बहुत हैं। लेकिन ना विश्वास है, हिंदुस्तानियों में विश्वास है कि हाँ हमारा ज्ञान है, हमारे वेदों में लिखा गया है, तो ये सही है, इसलिए इतने लोग फॉलो करते हैं, बड़े से बड़े लोग फॉलो करते हैं। तो
और जो नहीं कर रहे हैं वो या तो बिजी बहुत ज़्यादा है, या उनकी लाइफ में इतना कुछ हो चुका है उनको है यार कुछ नहीं हो सकता मेरा, तो वो गिव अप कर चुके हैं। जहाँ होप है मेरे अकॉर्डिंग वहाँ पे एस्ट्रोलॉजी, वहाँ पे हमारा ज्योतिष शास्त्र बचा ही रहेगा। आप फेस करते हो ये चीज़ें, आके जनता करती है बहस? सर देखिए डेफिनेटली ये तो हर प्रोफेशन में है। आप अगर मेडिकल साइंस पे जाए तो आजकल मेडिकल का भी यही हाल है कि डॉक्टर से अगर अच्छा ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए तो डॉक्टर भगवान है। हाँ। थोड़ी भी अगर ऊंच नीच हो जाए तो वही डॉक्टर को कैसे बदनाम करना है वही लोग ढूंढने लग जाते हैं। तो ये हर प्रोफेशन की बात है, ग्रेट एग्जाम्पल। इसमें एस्ट्रोलॉजी नहीं बोल सकते हैं। तो इसका एक मैं अगर मैं और बोलूँ तो देखिए पामेस्ट्री एक सामुद्रिक शास्त्र है सर। सामुद्रिक शास्त्र में आपको जो चीज़ें बताई गई दैट इज़ आइडिया, अंदाज़ा हमारा हाथ है। पहली बात तो मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जब भी अपना हाथ दिखाएं, जेंट्स हैं तो राइट हैंड और फीमेल है तो लेफ्ट हैंड दिखाएं। ये एग्जैक्टली कंसेप्ट है। राइट हैंड में हमारा ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपके दर्शकों को बताऊंगा ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये हमारा शुक्र पर्वत जो हमें लग्जरी, प्यार, सुख, हमारी अट्रैक्शन देता है। दिस वन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर यहीं से हम बात शुरू करते हैं, जिस भी व्यक्ति के प्रश्न आता है कि मेरी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, हमारी ये सबसे छोटी उंगली के नीचे वाला भाग ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे बहुत सारी लाइंस होती है, बहुत सारी छोटी छोटी लाइंस है। अब अगर आप अभी देखना शुरू कर रहे हैं तो देखेंगे किसी के मेरे 4 है, 5 है, तो क्या मेरी 4-5 शादी होगी? नहीं, जो सबसे ज़्यादा गहरी है वही आपकी मैरिज कहलाएगी। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट समझिएगा, लाइन आपकी जो है धीरे 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 अगर आगे की तरफ जा रही है, अगर ये नीचे की तरफ झुक रही है तो बधाई हो, लव मैरिज है। अगर ये ऊपर की तरफ है, टेंशन शुरू, परिवार वाले, सोसाइटी वाले मानेंगे नहीं, पार्टनर धोखा देगा। आप अपने कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर आपके इस पार्ट में, इस वाली जगह पे लाइन जो सबसे डार्केस्ट है तो वो नीचे जा रही है तो लव मैरिज, ऊपर जा रही है तो अरेंज मैरिज के चांस है। निपुण जी, इसके साथ साथ एक और पॉइंट आपने देखा होगा, एक लाइन में ही दूसरी लाइन निकल रही है। हाँ अगर किसी व्यक्ति के सर हमने सुना है ना कि ससुराल में ही अपनी सिस्टर इन लॉ से अफेयर चल रहा है, साली से। सर अगर एक लाइन में ही दूसरे निकल रही है तो भाई वो व्यक्ति अपने ससुराल में या अपने मायके में भी अफेयर चलाएगा अपने ही पार्टनर के रिश्तेदारों के साथ। और अगर जिस व्यक्ति के लाइन में क्रॉस का साइन आता है तो ऐसा व्यक्ति मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस देखता है। अब बात आती है कि क्या पामेस्ट्री के थ्रू ये पता लगाया जा सकता है कि मेरी शादी जल्दी उम्र में होगी या लेट होगी? यहाँ पे एक लाइन आपको डार्केस्ट दिखाई देगी। मैं आपके दर्शकों को चाहूँगा कि इसको ध्यान दे, अपने अपने हाथों को देखें। अगर ये लाइन आपकी पीछे की तरफ ज़्यादा दिख रही है तो ऐसे व्यक्तियों की बहुत जल्दी उम्र में शादी हो जाती है, यानी युवा अवस्था में मान के लिए। वही लाइन अगर थोड़ी इधर की तरफ, हमारे इस तरफ आती दिखती है तो ऐसे व्यक्तियों को इंतज़ार करना पड़ता है। इसके साथ साथ ये वाला पर्वत बहुत स्ट्रांग है। ये अगर आपको थोड़ा पिंकिश, थोड़ा अगर सॉफ्ट दिखाई दे तो उस व्यक्ति के पास उतना ही पैसा, उतना ही माल, उतना ही मान सम्मान बढ़ेगा। ये मणिबंध होता है हर फीमेल और हर मेल, ये वाली बात ध्यान से सुने, मणिबंध होता है। अभी अभी अपने बॉयफ्रेंड से मिलिए और चेक करिए, 2 पैरेलल लाइन अगर बराबर जा रही है तो आपका पार्टनर आपको धोखा नहीं देगा। 2 पैरेलल लाइन एक दूसरे को काट रही है, दूरी है, थोड़ा समझ जाइए, बहुत जल्दी वो छोड़ देगा आपको। ये मणिबंध बहुत स्ट्रांग, जहां पे हम घड़ी बांधते हैं, 2 पैरेलल लाइन अगर साथ में जा रही है और कट नहीं रही है और पूरा एक रिस्ट बना रही है तो वो पार्टनर कभी धोखा नहीं देगा। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये लाइन आपको ऐसी दिखती है, नहीं दिखती है। अंकित जी, पामेस्ट्री ना एक्चुअली बड़ा ना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। रीज़न बीइंग, हर कोई आपने 4 बातें बता दी, वो 4 बातों के ऊपर ध्यान देगा और अपने चेक करने शुरू हो जाएगा। हाँ, मेरा ये मनी लाइन है, मेरा ये लाइफ लाइन है, मेरा यहाँ लाइफ लाइन कट हो रहा है। अब बचपन में हम भी तो करते थे ना ऐसे करके कि चांद बन रहा है, तो ये ओरिजिनल है चांद वाला सिस्टम है, ये भी देखिए बचपन की बातें जो है बहुत हद तक ओरिजिनली होती है, क्योंकि हमारे इंसिडेंट हम सुने सुनाए होते हैं और कहीं से तो निकल के आते ही हैं। जिस भी महिला के अगर ये जो चांद, जैसे आपने निपुण जी बात करी, ये चांद अगर पूरा बनता हुआ, मैं चाहूँगा हाँ ऐसा, अगर ये चांद पूरा इन दोनों फिंगर्स में से निकल रहा है और इन दोनों फिंगर्स में ख़त्म हो रहा है, बहुत लकी फीमेल होती हैं। ऐसी कन्याएं अपने घर को हमेशा आगे बढ़ाती हैं, अपनी पति के लिए लकी होती है, अपने लक से ज़्यादा, मतलब अपने पति के लक को आगे बढ़ाती है। और ऐसी फीमेल्स जो है वो कभी धोखा नहीं देती हैं। तो अगर आपकी फीमेल पार्टनर के ये वाला चांद बनता है जो आपको ईजिली पता लग जाएगा, तो आप समझिए कि आप अपने पार्टनर के लिए बहुत लकी हैं। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या ऐसा आधा चांद आपके हाथ में बनता है या नहीं बनता है।
तो सर दो लोगों के हाथ की जब हम बात करते, पार्टनर्स की जब हम बात करते हैं, लेट से मेरे हाथ से मेरे बारे में पता चल गया, मेरे राइट हैंड से पार्टनर का हाथ देखेंगे, उनके उनका पता चल गया, और मेरा भी कुछ पार्ट उनके उसमें होगा, जैसे मेरे हाथ में उनका पार्ट होगा। दोनों के हाथ साथ में रख के अगर स्टडी करते हैं डेफिनेटली, तो वो बेटर आप रिजल्ट्स बता सकते हैं, मतलब clarity। हमें क्लैरिटी मिल सकती है। मान लीजिए एग्जाम्पल के एक का शुक्र पर्वत बहुत स्ट्रांग है और एक का बहुत वीक है, तो हमें ये पता लगेगा कि एक इंसान कमाएगा, एक इंसान खर्च करेगा, एक के पास पैसा नहीं टिकेगा, एक पैसा जोड़ने की कोशिश करेगा। तो कंपैटिबिलिटी चेक की जा सकती है, अंडरस्टैंडिंग चेक की जा सकती है, एक पॉइंट क्लैरिफिकेशन निकल के आ सकता है। सर पैसे को लेके भी थोड़ा सा बता दो, लव रिलेशनशिप तो आपने बता दिया, चांद वाला पैरेलल वाला, पैसे सर का? पैसे के लिए ये वाला, ये हमारा जो घर होता है, अगर इस लाइन के साथ इस वाले पार्ट में, मैं चाहूंगा दर्शक ध्यान से देखें, इस वाले पार्ट में अगर आपके 4 लाइनें का अगर कोई भी बना हुआ है, कोटड़ी जिसे कहते हैं, एक मतलब बॉक्स स्क्वायर बना है, काइंड ऑफ, हाँ नॉट ट्राइंगल, 4 अगर बना हुआ है, तो वह व्यक्ति के पास पैसा मान सम्मान बहुत जल्दी आता है। प्लस अगर हमारी ये जो रेखा जा रही है जिसको हम जीवन रेखा कहते हैं, इसमें अगर आपको कट दिखाई दे, त्रिशूल की आकृति बने, तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन में बहुत से ऐसे कष्ट आते हैं हेल्थ वाइज, जिसको ये सर्वाइव करते रहते हैं, ये लाइन का। अच्छा, एक निपुण जी प्रश्न बहुत से लोगों के मन में आता है, क्या ये लाइन हमारी फिक्स है, चेंज होती रहती है? हाँ ये मेरा भी क्वेश्चन था। देखिए सर, लाइंस जो हैं वो डेफिनेटली, मैं अगर किसी लाइन को आज देखता हूं तो ये तो मुझे पहले नहीं दिख रही थी, आज दिख रही, तो लाइंस चेंज होती रहती है। पर ये जो सामुद्रिक शास्त्र के मुताबिक हमें बहुत कुछ बताती है। इसके अलावा हमारे नाखून, इन पे निशान, ये भी बहुत कुछ बताते हैं। हमारा चेहरा भी, जिनका माथा चौड़ा होता है वो बहुत कुछ बताते हैं। जो अपने कानों को आगे वाले जो बड़े बड़े कान होते हैं उनकी अलग होती है। पैरों का भी बड़ा होना छोटा होना ये बहुत बताता है। सोते समय आपको सपने आ रहे हैं, देखिए सपनों की बात अगर शुरू हुई है तो मैं एक बात बताना चाहूँगा। सामुद्रिक शास्त्र में सपनों को, स्वप्न को 4 भागों में बांटा गया है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जी। सोते समय ही अगर आपको सपना जो आया, वह सपना आपका सच होने में कम से कम 1 हफ्ते से 2 हफ्ते का समय लगता है, जो लिखा गया है सामुद्रिक शास्त्र में। अगर आपको सुबह सुबह उठते समय, जो भी आपका उठने का समय है, और उठने का समय आपके अकॉर्डिंग नहीं, सूर्य उदय के समय 5 साढ़े 5 बजे का जो सपना आया, वह अगले 24 घंटे में सच होता है। किसी मरे व्यक्ति को देखना और वो जीवित है, तो इसका मतलब उस व्यक्ति की उम्र बढ़ रही है। अपने आप को परेशान देखना, मतलब तकलीफ आने वाली है। अपने पार्टनर को आपसे दूरियां बनाते देखना, यानी किसी तीसरे पर्सन की एंट्री होना। तो स्वप्न शास्त्र में, सामुद्रिक शास्त्र में ऐसे बहुत विवरण दिए गए जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। सर मैं ना ड्रीम्स को लेके ये चीज़ मैं गूगल भी कर चुका हूँ एक्चुअली, मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल बताता हूँ। मुझे हर बार ना एक ड्रीम आता है कि मैं किसी चीज़ से भाग रहा हूँ, चाहे वो शेर पड़ा हुआ है पीछे, कभी सांप पड़े हैं पीछे, कभी भूत पड़े हैं पीछे, वो सब चलता है मेरे साथ। तो मैंने गूगल किया कि इसका क्या मतलब है, तो उसमें आता है कि आपके अंदर साइकोलॉजिकली डर है। तो सपने, आप कह रहे हो सामुद्रिक शास्त्र के हिसाब से हमारे सपनों में हमारा भविष्य दिख रहा है, हाँ, विवरण किया जा सकता है। और एक तरफ है साइकोलॉजी वाला। सर मैं आपकी बात को यहीं पे काटना चाहूँगा क्योंकि इसका प्रश्न यहीं से बनता है। देखिए साइकोलॉजिकल की बात की जाए तो वो थॉट प्रोसेस हमारे डेली रूटीन में की गई क्रिया के अकॉर्डिंग जज लेता है। मान लीजिए मैं एक मूवी देख के आया और मैं 12 बजे आके सोया, तो मुझे मोस्टली चांसेस है कि मूवी रिलेटेड कुछ ड्रीम आएगा 1-2 दिन में, क्योंकि मेरे थॉट प्रोसेस है। बिल्कुल। बट कहीं ना कहीं वो मूवी एज इट इज़ ना होकर मुझे कुछ ना कुछ उसमें मैसेज मिलेगा, जो मैं उस मैसेज के थ्रू प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। यानी मूवी में अगर आप रन कर रहे हैं, एनिमल के साथ हैं, या आप किसी आग वाली जगह पे हैं, पर उस आग वाली जगह में कर क्या रहे हैं, वो मैसेज ढूंढना बहुत ज़रूरी है, जो आपको स्वप्न शास्त्र में या सामुद्रिक शास्त्र में इसका जवाब मिल पाएगा। तो साइकोलॉजिकल थॉट प्रोसेस तो एक डिफरेंट वे हो गया, जो सिर्फ आपको एक अंदाज़ा दे सकता है, बट क्लैरिटी आपको इस विद्या से मिल सकती है। okay. हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे, जहाँ से हम सामुद्रिक शास्त्र पे, सपनों पे चले गए, मैं वहीं पे आपको वापस लेके आना चाहता हूँ। था क्या सवाल? वो यहीं से सर तंत्र शुरू हो जाएगा। आपने जो बोला था कि भूत प्रेत, हाँ नहीं, मैं एक्चुअली वो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था, हम लोग बीच में सपनों की बात पे आ गए और आगे बढ़ गए, तो मैं एक्चुअली वो कंप्लीट करवाना चाह रहा था। आप जैसे भूत प्रेत वाली बात, अब मेरे को 2-3 चीज़ें हैं जो मैं आपसे पूछने के लिए बेचैन था, मेरे को बात करनी है। एक तो भूत प्रेत वाली बात, कितना सत्य कितना गलत। दूसरा, आपने बीच में एक लाइन बोली कि गंगा जल रखना है गिलास में और कैंची से काटना है। वो कहीं ना कहीं जो लाल किताब के नुस्खे और तंत्र शास्त्र और बहुत सारे अलग अलग नाम दिए गए इसको, काली विद्या, ब्लैक मैजिक, वो सब चलता है। तो क्या उसी का पार्ट है ये, या हमारे एस्ट्रोलॉजी के रेमेडीज का पार्ट है? इसका क्लैरिटी चाहिए मुझे।
निपुण जी, बहुत अच्छा और बहुत डीप क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले तो एक यहाँ पे समझना पड़ेगा कि लाल किताब में बहुत अच्छे अच्छे टोटके, रेमेडी जिसको इंग्लिश में कहा, बताए गए हैं। जिस भी पति पत्नी के बीच में आर्ग्यूमेंट हो रहा है, वह व्यक्ति, चाहे पत्नी या पति, वह व्यक्ति एक छोटी चांदी की डिब्बी ले लीजिए, उसमें शहद डाल लीजिए, उसको ढक्कन को बंद करके अपने तकिए के नीचे 43 डेज तक सोना है। 44th डे में उसे बहते पानी में डाल के आ जाना है। लाल किताब के मुताबिक 44th डे से ही पति पत्नी का रिश्ता, रिलेशनशिप का रिश्ता आपका बेहतर होने लग जाएगा। लाल किताब में ऐसे बहुत नुस्खे लिखे गए हैं। अब आपकी बात आती है कि तंत्र या ब्लैक मैजिक ऐसी चीज़ें। देखिए, ये पर्सनल एक्सपीरियंस की बात भी होती है, सुनी सुनाई बातें भी होती हैं, और मैं इस चीज़ पे पूरी क्लैरिटी डालना चाहूँगा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताना चाहूँगा। ब्लैक मैजिक होता है, ये एक अंधविश्वास नहीं है। एनर्जीज़ होती हैं, एनर्जीज़ हमारी महसूस करते हैं। अगर हम, जैसे कि मैं अभी आपके पॉडकास्ट के इस स्टूडियो में जैसे ही आया, मुझे बहुत पॉजिटिव फील हुआ, क्योंकि आपने जो कलर कॉम्बिनेशन रखा हुआ है, जो माहौल रखा है, वो इतना पॉजिटिव वाइब्स है कि आंखों को वो सुकून देता है। वहीं अगर किसी और जगह जाते हैं जहाँ पे डार्कनेस हो, जहाँ पे कुछ ऐसी पिक्चर हो जो हमारे मन को अच्छा लगे, दैट कॉल्ड नेगेटिव वाइब्स, नेगेटिव एनर्जी। तो नेगेटिव पॉजिटिव होती है। भगवान है तो शैतान भी है, शैतान है तो भूत प्रेत, सब चीज़ों की है। अब ऐसा एक्सपीरियंस मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं 2019 में मेरे को विदेश यात्रा करने का मौका मिला। मैं इंग्लैंड गया था, 2019 में इंग्लैंड गया था। तो वहाँ पे लंदन से करीब 2 घंटे की ड्राइव पे एक जगह है जिसको एक टूरिस्ट प्लेस कहा जाता है, स्टोनहेंज। स्टोनहेंज निपुण जी, वो स्टोनहेंज मुझे किसी ने बताया कि ऐसे स्टोनहेंज एक जगह है जहाँ पे जाइए, टूरिस्ट प्लेस है। तो मैंने कहा ठीक है, जाएंगे। मेरे पास टाइम था। तो लंदन में, सेंट्रल लंदन में एक जगह है ट्रफालगर स्क्वायर्स, वहाँ से हार्डली 400 किलोमीटर, 400 मीटर, नॉट किलोमीटर, मीटर दूर एक शॉप है। उस शॉप का नाम है द एस्ट्रोलॉजी शॉप। ओके। उस शॉप में मैं गया। निपुण जी, आप यकीन मानिए, मैं उस समय उस शॉप पे जाने के बाद, मैं पहली बात तो 2 मिनट के लिए समझना मेरे लिए हैरानी हो गई कि मैं इंडिया में हूँ या मैं विदेश में बैठा हूँ। क्यों? उस शॉप पे वो सब कुछ मिल रहा था जो तंत्र मंत्र, पूजा पाठ, क्रिया, हर चीज़ में समान। यानी एक अंग्रेज़ या एक फॉरेनर एक ऐसी शॉप को रन कर रहे हैं जो बहुत साल से चल रही है और बहुत फेमस है, जहाँ पे ऐसी चीज़ें मिल रही है। ऑब्वियसली शॉप में थे तो वहाँ पे कुछ ऐसा स्टोनेज के बारे में लिखा हुआ था, तो जानने की इच्छा हुई। अब जिस बैकग्राउंड से, जिस फील्ड से हूँ, तो जब पता लगे तो जानने की इच्छा। अगले दिन सुबह हम गाड़ी से वहाँ गए। मैं उस स्टोनेज वाली जगह पे जब पहुँचा, जब मैं वॉक करके जा रहा था, तो मुझे सबसे पहले ऐसा अनुभूति हुआ कि कोई मुझे खींच रहा है। बहुत शांति, हाँ, मुझे कोई खींच रहा है, बहुत शांति, बहुत क्वाइट प्लेस। मतलब कुछ हमें डिस्टेंस पे चलना पड़ता है। वहाँ पे 7 पत्थर थे जो खड़े थे, बहुत बड़ी बड़ी हाइट के। कब खड़े हैं, कैसे खड़े हैं, क्यों खड़े हैं, इसका कहीं पे इतिहास में कुछ खास जवाब नहीं लिखा हुआ है। पढ़ने की कोशिश करी। वो गोल जो बना हुआ है, जो एक सर्कल बना हुआ है, हाँ। okay. मैं वीडियो भी दूंगा, मेरे पास वीडियो भी है इसकी। तो अच्छा, मैं बाई चांस ही जिस समय गया, उस समय वहाँ पे क्या है, अमावस्या पूर्णिमा पे खास जगह पे भीड़ होती है, तो लोग आने लग गए क्योंकि हम सुबह सुबह गए थे, तो पब्लिक बढ़ गई। तो कुछ लोग अलग अलग से पहनावे में बैठे थे, अलग सा उनका रंग ढंग था, अलग सा पहनावा जो थोड़ा अजीब लग रहा था। तो जैसे ही सूर्य उदय होना शुरू हुआ, वो चिल्लाने लग गए, आसमान की तरफ चिल्लाने लग गए, और जो जो चिल्ला के अपने पूर्वजों को याद करने लग गए। अब ये देखकर मैं थोड़ा हैरान हुआ कि एक तरफ मैं टूरिज़्म देख रहा हूँ जहाँ पे लोग फ़ोटोज़ खिंचा रहे हैं, और एक तरफ मैं कुछ कम्युनिटी के ऐसे लोग देख रहा हूँ जो चिल्ला रहे हैं, जो अपने पितरों को याद कर रहे हैं। जब मैंने लोगों से जानने की कोशिश करी, तो आसपास की जब कॉफ़ी शॉप से, तो उन्होंने मुझे बताया हज़ारों साल पहले ये जगह कब्रिस्तान थी। यहाँ पे कब्रिस्तान में लाशें दबाई जाती थी, और उसके बाद ये पत्थर कहाँ से आए किसी को नहीं पता। और कहा जाता है कि आज से हज़ारों साल पहले एक छोटा सा गांव था जहाँ पे जब कोई बीमार होता था तो इस पत्थर मात्र को हाथ लगाने से उसकी बीमारी चली जाती थी। यानी वो पत्थर आपकी एनर्जी को खींचता था। और वो लोग जो ऐसी क्रियाएं कर रहे थे, जो आसमान की तरफ हाथ करके अपने पितरों को याद कर रहे थे, वो वहाँ के ऐसे अनुयायी हैं, या ऐसे वो तंत्र मंत्र के जानकार हो सकते हैं जो ऐसी विद्या को जानते हैं। ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस रही कि शायद मैं उस पूरे दिन सोचता रहा कि मैं आज मैंने क्या देखा, मैंने क्या देखा। उन लोगों से मिला, बात किया, और मैं आपको उसके क्लिप दूंगा। मैं वहाँ पे जब मैं खड़ा हुआ तो मैं, क्राउड बहुत ज़्यादा था, बट मेरा ध्यान सिर्फ उन्हीं लोगों पे जा रहा था।
इसके साथ साथ एक इंडिया में भी मेरे साथ एक एग्जाम्पल हुआ। ये एग्जाम्पल तंत्र का नहीं था बट एनर्जी का था। तंत्र दैट मीन्स ब्लैक मैजिक, इसमें मैं नहीं वर्ड डालूंगा, और ये एक रेमेडी भी बोलूँगा मैं। निपुण जी, जिस भी महिला को प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है, वह महिला एक सूखा नारियल ले, लाल उसमें वो चुन्नी फोल्ड करके, राजस्थान में झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट है, राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव कस्बा है ढिघाल। उस ढिघाल में पहलवान वाले हनुमान जी के नाम से एक छोटा सा मंदिर प्रसिद्ध है। कहा जाता है सूखा नारियल चुन्नी में लपेटा हुआ वहां ले जाकर, वहां एक महंत जी हैं, उनको जाकर वो नारियल छील कर आप पकड़ा दीजिए। वहां पे हवन क्रिया के अंदर जो एक भभूति यूज होती है, वो भभूति को अपने साथ ले जाइए। यकीन मानिए, मैं अब उस चीज़ को जब बोल रहा हूँ महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये प्रैक्टिकल आजमा चुका हूँ। जिनको मैं भेजा है उनको खुशखबरी, 3 महीनों के अंदर वो महिला वापस आके धन्यवाद करती है कि मैं गर्भवती हो चुकी हूँ, मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जब आप उस मंदिर में जाएंगे, उस मंदिर के आसपास आपको जिन को सफलता मिली है, खुशियाँ मिली है, किसी ने वहाँ पे कमरा बना दिया, किसी ने शेड बना दिया, किसी ने वहाँ पे ट्यूबवेल लगा दिया। यानी जो मंदिर एक छोटा सा एक बंद कमरे में दिखता था, आज वो एक बहुत बड़ा दिखता है। लोगों की आस्था बढ़ गई है। तो जिस भी महिला को प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ रही है, कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है, राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में ढिघाल एक छोटा सा एक कस्बा है, वहाँ पे पहलवान वाले हनुमान जी का मंदिर है। वहाँ जाकर आप सूखा नारियल ले जाइए चुन्नी में लपेटकर, और उस जगह जाकर आप वहाँ पे महंत जी जो बैठते हैं उनको दीजिए, और वहाँ की भभूति ला के अपने घर में जैसा प्रयोग बताया जाता है वैसा प्रयोग करिए। यकीन मानिए 3 महीने में आपको ज़रूर खुशखबरी मिलेगी, और आपके घर में भी नन्ही सी किलकारियाँ बहुत जल्दी गूंजेगी। तो सर, आपने जो एग्जांपल दिया था, एक तो आप इंग्लैंड की बात कर रहे थे, दूसरा ये आपने जो आप एक्सपीरियंस कराते हो, लोग देखते हैं जाके खुद एग्ज्यूम कर सकते हैं। एक भानगढ़ का नाम सुना होगा आपने? हाँ जी, हाँ जी। हॉन्टेड प्लेसेस इन इंडिया। उसके अलावा भी बहुत है, चंडीगढ़ में भी हम लोग बहुत सारे नाम ऐसे सुनते हैं। कहा जाए 13 सेक्टर चंडीगढ़ में इसीलिए नहीं है बिकॉज हॉन्टेड है, अनलकी है, ऐसे बहुत भी अभी तो बना दिया ना, मनी माजरा को 13 सेक्टर कर दिया उन्होंने। हाँ, ये कह सकते हैं लोगों के मन पहले में अनलकी नंबर की वजह से जिन्होंने चंडीगढ़ क्रिएट किया था उन्होंने रखा नहीं था। हाँ। लेकिन चंडीगढ़ में भी कुछ हॉन्टेड प्लेसेस माने जाते हैं। हाँ। हॉन्टेड प्लेसेस पे के आत्माएं अवेलेबल हैं, कुछ लोग एक्सपीरियंसेस होते हैं, किसी को फील होता है, कोई कान में बोल रहा है, और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज वालों ने भी वो चीजें नोटिस की हैं। कितना सत्य है? 100%, 100%। 100% नेगेटिव एनर्जीज होती है। जिस घर में 24 घंटे में एक बार भी जिस भी धर्म से वो ताल्लुकात रखते हैं, अगर वहाँ पे पूजा पाठ धर्म शास्त्र की क्रियाएं नहीं होती है, वह नकारात्मक घर बन जाता है। हमारे पुराने लोग, आप दादा परदादा नाना नहीं सुनते आ रहे हैं, सुबह जोत जल रही है और शाम को भी जोत जल रही है, सुबह झाड़ू निकाली जा रही है, शाम को भी झाड़ू निकाली जा रही है। धीरे धीरे मॉडर्न जमाना हो रहा है कि झाड़ू दोपहर को 12 बजे निकल रही है, शाम को निकल नहीं रही है। हाँ। यानी दैट मीन्स उनको पता था कि एनर्जीज को निकालना है, सुबह भी निकालना है शाम को, तो वो क्रिया हमें यही तो इंडिकेशन दे रही है। तो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं। जिस घर में पितरों की पूजा ना हो, जिस घर में कुल देवी की पूजा ना हो, उस घर में नकारात्मक साया बहुत जल्दी आ जाता है। हमारे सनातन में सर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें हेल्थ के पॉइंट पे बताई गई, जो हमें वैसे रिचुअल्स बना के बता दी गई। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, एग्जांपल देता हूँ कि यार ऑपरेशंस होते थे हमारे यहाँ पहले, जो शल्य चिकित्सा हो रही थी वो मंदिर में हो रही थी, इसलिए मंदिर के बाहर चप्पल उतारने का हमारा रिवाज बन गया वो। अब उसको वैसा ही है, बहुत सारी सफाई करना, नहाना, ये सब हमें रिचुअल्स के तौर पे बता के कि सुबह आपको नहाना ज़रूरी है, उसके बाद पूजा पाठ करना ज़रूरी है। हेल्थ से रिलेट करें इसको, स्पिरिचुअलिटी से रिलेट करें। मेरा कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन रहता है, मैं लड़ता हूँ माता पिता से, तो होती है बात ऐसी कि तू रोज़ नहीं नहाता। मैं कहती हूँ मैं हर रोज़ नहाता हूँ और पूजा मैं अपने हिसाब से करता हूँ। निपुण जी, इसको थोड़ा सा हम एक और क्वेश्चन में ऐड करते हैं। आपने प्रश्न बहुत अच्छा पूछा है स्नान के बारे में, नेगेटिविटी के बारे में। जब भी हम किसी के दाह संस्कार में जाते हैं, कहा जाता है कि दाह संस्कार में जाने के बाद घर में आके स्नान करना होता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि दाह संस्कार में जब लाश को या उस मृत शरीर को जलाया जाता है तो वहाँ पे बहुत नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं। वो नेगेटिव एनर्जीज़ हवा के द्वारा हमारे शरीर पे लग जाती है और हमारे शरीर से हमारे घर पे आती है। स्नान करने से वो एनर्जीज़ वहीं पे डाउन हो जाती है, क्योंकि तब तक वो एक्टिव नहीं होती है, उनके कण एक्टिव नहीं होते हैं। जैसा आपको बताया, देखिए पहले के ज़माने में जैसे हम सुनते आए हैं
स्नान करने का भी एक समय होता है। ओके, ये वाला स्नान करने का एक समय होता है, यानी कि आप मान लीजिए, मैंने आज देखा है कि 12 बजे के बाद नहा लेते हैं। जो भी व्यक्ति 12 बजे के बाद नहाएगा अपना चंद्रमा और राहु खराब करेगा। जो भी व्यक्ति मोबाइल में जाके जो भी व्यक्ति बाथरूम में जाके मोबाइल देखेगा वह अपने राहु ग्रह को और ज़्यादा खराब कर रहा है। Okay. जो भी व्यक्ति खाते खाते बिस्तर पे मोबाइल देखता है, क्योंकि अगर आप बोले बिस्तर, मोबाइल, बाथरूम, सर बाथरूम राहु है, बिस्तर भी हमारा एक ग्रह से संबंध रखता है। तो आप ये समझ लीजिए अपने ग्रहों को ऐसे भी खराब करते हैं। तो आपके प्रश्न का जवाब यहाँ से शुरू होता है कि हमें एग्जैक्टली जो क्रियाएं हमारी बना दी गई है, बता दी गई है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम फॉलो करें तो चीज़ें बन सकती है। तो मुख्यतः सुबह 5 बजे से 7 बजे के बीच में की गई पूजा स्नान सबसे सर्वोपरि मानी जाता है। सुबह 5 से 7 बजे के बीच में सबसे सर्वोपरि माना जाता है। और कई है नाइट शिफ्ट करते हैं, रात को आके सो जाते हैं, सुबह सिर्फ कपड़े चेंज किए, मुँह बहुत गलत है, बहुत गलत है। ये शास्त्रों में लिखा गया है कि सुबह सूर्य उदय के आसपास 5 से 7 बजे के बीच में अगर आपने स्नान किया, पूजा क्रिया करी, जिस भी धर्म से ताल्लुकात रखते हैं, आपका पूरा दिन हाईली पॉजिटिव रहेगा। यूनिवर्स भी वही कहता है। ये आपको चीज़ें ज़रूर अपनानी चाहिए। सर, ये जो पार्ट है कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, वही हम लोग के कॉन्सेप्ट्स ही अल्टीमेटली। और सनातन के बहुत सारे हमारे बुजुर्गों के पास तो साइंस थी, वो लिटरली डेफिनेटली हमारे मंदिर उसके गवाह हैं। हमारे पास ऐसी ऐसी साइंस थी और हम लोगों ने इतनी सारी चीज़ें क्रिएट कर ली। हमारा पूरा शास्त्र, जब बैठ करके चंद्रमा की दूरी की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा चली हुई है तो इन्फॉर्मेशन के, हमारे तो हनुमान चालीसा के अंदर है, सब कुछ है, सूर्य की दूरी बताई गई है, सत्य वचन। तो प्रभु हम लोग के पास बहुत कुछ अवेलेबल है, अगर हम ढंग से उसको फॉलो करें, हमें जरूरत ही नहीं है कुछ और करने की। हमारा देखिए मतलब जो हमारा हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, ये इतना पुराना है कि कहा जाता है कि यहीं से सारी चीज़ें निकली हैं। बस मानने वाला इंसान चाहिए। जिस दिन से आपने मानने लगे उस दिन से आप अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत देखेंगे। हाँ, मानो तो शंकर, ना मानो तो कंकर वाला, कंकर, बस सीधी बात है। तो बहुत मान्यताएं बहुत हैं। अब ना मेरे को सर आप कुछ ऐसे स्टोरी बता सकते हो कहीं पे बहुत वर्स हो गया हो आपका एडवाइस, या बहुत ज़्यादा किसी को फ़ायदा हो गया हो? मेरे लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंसेस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बहुत ही हाईली एजुकेटेड पर्सन है जो समाज में एक बहुत अच्छी प्रतिष्ठा, अच्छी सम्मानजनक तौर पे, उनकी मैं कुंडली देख रहा था। उनकी कुंडली बहुत अच्छी थी, पति बहुत हाईली स्ट्रॉन्ग, पैसा बहुत कमा रहे हैं, पत्नी की बहुत अच्छी कुंडली है, उनके पुत्र की कुंडली देख रहा हूँ तब भी कुंडली अच्छी दिख रही है। बट पति पत्नी तरक्की करें और बेटा तरक्की नहीं कर पा रहा है। उसका मुख्यतः कारण जब पता लगता है, क्योंकि कुंडली से ये भी पता लगाया जा सकता है, केतु एक ऐसा ग्रह है जिससे पता लगाया जा सकता है कि आपके ऊपर तंत्र मंत्र साधना हो सकती है, नहीं हो सकती है। केतु नेगेटिव में है तो उस व्यक्ति पे आसानी से तंत्र मंत्र हो सकता है। अगर राशियों की बात करें, कर्क राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि, ये ऐसी राशियां हैं जिन पर तंत्र मंत्र का साया बहुत जल्दी होता है। क्योंकि ये बहुत ही भावनात्मक राशियां हैं, सेंसिटिव राशियां हैं, हर किसी की बातों में आ जाती हैं। मान लीजिए किससे मिले, ये कुछ खा लीजिए, नेगेटिव पर्सन है तो वो कुछ भी खा ले। आजकल कहते हैं ना कि मीठा खट्टा, इन दोनों में तंत्र मंत्र क्रिया ज़्यादा प्रयोग में आती है। आप जो बता रहे थे वो व्यक्ति के बारे में बता रहे थे जिनका मैं उनके बच्चे की, हाँ, मैं उनके बच्चे की कुंडली देख रहा था। उनकी कुंडली में केतु की वही प्लेसमेंट जो मैंने बताई, तो उनमें तंत्र मंत्र की ऐसी क्रियाएं प्रतीत हुई, मैंने उनको बताया। तो आप मान लीजिए कि कुंडली में सूर्य की अच्छी प्लेसमेंट, राहु की अच्छी, फिर भी वो इंसान तरक्की नहीं कर पा रहा था। पर जब हमने उनकी रेमेडीज़ बताई कि आप ऐसी ऐसी चीज़ें करिए, रेमेडीज़ में भी सिंपल क्या होता है कि जब भी आपको तंत्र मंत्र की कुछ चीज़ें महसूस हो, अपने पितरों को ज़रूर ध्यान करिए, क्योंकि पितर जो हैं इस समय एग्जैक्टली वो ऐसे इनविजिबल पावर है जो हमारे मैसेज को गॉड तक बहुत जल्दी कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी भगवान के पास पहुंच चुके हैं, अपने कर्मों का क्रिया वो भोग रहे हैं। तो हमारे आसपास है। गरुड़ पुराण में तो लिखा गया है, जब तक हम मृत्यु से लेकर हमारा जब कईयों की 13वीं 14वीं या हम चौथा करते हैं, तब तक वो जो स्पिरिट है वो हमारे घर के आसपास ही रहती है, हमारे मैसेजेस लेके जाती है। तो उस समय उन पितरों को याद करना, उन पितरों के अधूरे सपने को पूरा करना। तो वैसी कुछ मैंने रेमेडीज़ बताई। तो मेरा ये बताने का मेन मतलब था कि ऐसे लोग जो है कि कुंडली कह रही है बहुत अच्छा लिखा है, बट फिर भी कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं, तो उसमें पितर दोष भी एक कारण आता है। तो सर ये तो हुआ कि आपने
पढ़ा तो अच्छा था लेकिन गलत दिशा में जा रहे थे। मतलब मैंने पढ़ा बहुत अच्छा कि भी हाँ आपकी कुंडली में ऐसे है, वो कह रहे हैं हमारा बेटा फिर भी नहीं। तो जब हम पितृ दोष की बात करते हैं, पितृ दोष भी पता लगाया जा सकता है, तो एग्जैक्टली पता लगता है कि हाँ हम श्राद्धों के टाइम पर पूजा करना बंद कर दिया है हमने, ब्राह्मणों को एग्जैक्टली हम काम में व्यस्त रहते हैं। जब उनको ये करवाया, उनकी कुल देवी जो उनके गांव में होती थी, उन कुल देवी की पूजा शुरू करवाई, उनको कुछ ऐसी रेमेडीज़ बताई जो घर पे करिए, यकीन मानिए जो नकारात्मक बच्चा था वो अपने करियर में सफलता देखने लग गया था बहुत जल्दी। सर कुल देवी कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबको तो अपनी कुंडली भी नहीं है कुछ लोगों के पास। तो देखिए कुल देवी जिनको नहीं पता है वो अपने राशि के अनुसार, हर राशि का, मैं चाहूंगा आप स्क्रीन पे दिखाइएगा, मैं आपको दे दूंगा ये, हर राशि के एक इष्ट देव होते हैं, इष्ट देव होते हैं। उस इष्ट देव की पूजा करना भी आपके कुल देवी की पूजा करने के बराबर ही माना जाता है। और कुल देवी का पता करना है तो वो हर कुल देवी, हर एक जाति बंधु, हर एक व्यक्ति के अलग अलग होते हैं। जैसे मान लीजिए कई होते हैं जो शीतला माता को अपनी कुल देवी मानते हैं, कई होते हैं जो चामुंडा माता को, बंगलामुखी माता को, काली माता को, जो कामाख्या माता को अपनी कुल देवी मानते, हर किसी, वो आपके बड़े बुजुर्ग जिस पूजा के तहत मानते आए हैं उसके तहत। बट अगर आपको नहीं पता, आपके माँ बाप को नहीं पता है, तो अपनी राशि के अनुसार जो इष्ट देव है उनकी पूजा शुरू कर दीजिए। राशि के हिसाब से इष्ट देव की पूजा करना भी इतना ही फल होता है। कोई एक तो बता दो। देखिए राशि के अनुसार अगर मैं सबसे पहले मेष की बात करूंगा तो आप हनुमान जी की पूजा शुरू कर दीजिए। हनुमान जी की पूजा नित्य दिन प्रतिदिन करते रहिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, अपने आप को वेजिटेरियन रखिए, साफ सुथरा रखिए, वो आपके लिए। सर हम लोग जैसे ना बाला सुंदरी माता को मानते हैं, माता के भी कई रूप हैं, और आपने बोला भी कुल देवी उस तरीके से है। एक आप देखो तो हर गांव में, खेड़े में, खेड़ा जो बोलते हैं हमारे यहाँ, खेड़ा पूजा जाता है। आई डोंट नो शहरों में तो वो है भी नहीं है, कहाँ मिलेगा? गांव साइड ही मिलेगा, खेड़ा गाँवों में मिलते हैं। हाँ हाँ, जिनको हम क्या बोलते हैं, रीजनल रक्षक बोला जाता है ना उनको। Exactly. कंटारा आएगा सीसी के ऊपर पूरा। एग्जैक्टली। क्या वर्ड क्या होता है उसके लिए? देखिए अलग अलग जगह अलग अलग होता है, कोई इसको एग्जैक्टली अपनी कुल देवी के तौर पे बोलता है, कोई रक्षक जैसे वर्ड बोला है वो बोलता है, अलग अलग भाषा में अलग अलग प्रयोग। अब मैंने राजस्थान में तो अपनी कुल देवी के तौर पे ही ज़्यादा सुना है, हरियाणा साइड देखा जाए तो जैसे आपने रक्षक के तौर पे ऐसे नगर खेड़ा बोलते हैं। हाँ, मतलब अलग अलग जगह अलग अलग नाम है। क्योंकि ना सर हमें बहुत कुछ है हमारे पास करने के लिए एज अ सनातनी, एज अ हिंदू, लेकिन एनर्जी हमारी फिर भी डिस्ट्रीब्यूट बहुत ज़्यादा हो जाती है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि हर रविवार तुमने खेड़े पे जाना ही जाना है। आप कहते हैं कुल देवी की पूजा हमने करनी है, इष्ट देव की पूजा करनी है, माता पिता की भी सेवा करनी है, माता पिता का पार्ट है। तो इंसान काम कब करेगा प्रभु? देखिए ऐसे है, व्यक्ति को एग्जैक्टली ये नहीं बताया गया है कि वो पूजा कब करे, वो किस समय करे। वैसे तो एक बताया गया कि सुबह के समय कर रहे वो बेस्ट है, बट भगवान का ध्यान करना दैट मीन्स जहाँ पे आपको अच्छी वाइब्स आ रही है। मंदिर एक भगवान को याद करने का स्थान है, मंदिर वो नहीं है कि जहाँ पे जाके भगवान ही मिल जाए। आप एग्जैक्टली जो प्रश्न पूछ रहे हैं कि काम कब करें, काम के बीच में भी भगवान को ध्यान दिया जा सकता है, समय दिया जा सकता है। याद करने की नीयत कैसी है, पूजा करने की नीयत कैसी है। मैं मंदिर जाके सिर्फ घंटी बजा के दान पेटी में 10 रुपये चढ़ा के भगवान को बोलूँ कि भगवान मेरा कल ये काम करते, वो पूजा नहीं स्वीकार की जा सकती है। आप घर में बैठकर अपनी छोटी कन्याएं जो होती हैं उनके पैर छूकर जाइए और आप जाके अपने वर्क प्लेस में जाइए, वो भी आपकी पूजा है। तो वर्क पूजा करने का तरीका डिफरेंट है। मानना ना मानना वो आपकी वाली बात है, मानो तो शंकर, ना मानो तो कंकर। तो वो वाली बात है कि आप कैसे मानते हैं। और मैं तो ये रेमेडी भी तौर पर कईयों को बताता हूँ कि जिस भी व्यक्ति को नई इंटरव्यू के देने जाना है, जिस भी व्यक्ति को नई जॉब के लिए जाना है या पेपर देने जाना है, केसर का तिलक माथे पे लगा लो। घर के आसपास की या घर की छोटी कन्याएं, 2 साल से 9 साल की उम्र के बीच की कन्याओं के पैर छू के चले जाओ। सर दावा है मेरा ये, क्योंकि ये प्रैक्टिकल आजमाई हुई बता रहा हूँ, वह व्यक्ति का वो काम बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल सर जो मैंने अभी पूछा पर्सनल नहीं था। कुछ हैं, कुछ व्यूअर्स होंगे जिनको ये सवाल आएगा, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे रिचुअल्स फॉलो करने के लिए हमें बोला जाता है। माता पिता भी बहुत कुछ बोलते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग भी बोलते हैं, तो सिर्फ उस लहजे से था। मैं बहुत मानता हूँ, अपन करते हैं जब वक्त लगता है। अब भोलेनाथ के भक्त हैं, वो तो चलती रहे, भक्ति करते हैं हम लोग। और मेरा भी मानना यही है कि जब मन से आए ना उस टाइम करो, बस जब मन से आए तब करो। देखिए बट व्यक्ति विशेष आपने सुना होगा 2 समय आरती का दिया गया है, सुबह शाम। तो हमें एक समय दिया गया है, उसका विधान भी लिखा है, आप उस चीज़ को फॉलो करिए। बाकी भगवान को याद करने का ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि इस समय याद नहीं कर सकते आप। सर आपने विधान बोला ना, मुझे एक बात याद आई। हमारे ना भी क्या हुआ कि पहले तो माँ बाप की सुन लेते थे और वो लोग भी बता देते थे। हमारे रिचुअल्स का जो प्रॉपर प्रोसेस, जिसको मैं बोलूँगा विधान जो है प्रॉपरली फॉलो करने वाला है, वो अभी एग्जैक्ट नहीं अवेलेबल है। एग्जैक्टली कहीं पे पता ही नहीं है करना क्या है।
जनता को तिलक लगाने का नहीं पता, कौन सी उंगली इस्तेमाल करनी है, कि भैया इस उंगली से लगाते हैं, फिर उसके बाद अंगूठे से इस तरीके से किया जाता है। अब आपने अगर रील्स देखी हो तो भोलेनाथ के मंदिर में जाके शिवलिंग के सामने ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। हमें ये विधान नहीं पता। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर पॉसिबल हो तो सर आप इनके ऊपर विधान प्लीज किसी तरीके से, चाहे वेबसाइट पर डलवा दो अपनी, चाहे रील्स में डाल दो। निपुण जी, आपने जब विधान की बात करी, मैं तो मुख्यतः कई बार वास्तु के तौर पर घरों में जाता हूँ जो ऑलरेडी अपने घरों में रह रहे हैं। मैंने तो भगवान के मंदिरों को टंगा हुआ देखा है कि लाइक एक मंदिर बना लिया और दीवार पे टांग दिया है। सबसे पहले विधान कहता है कि मंदिर का स्थान जो होना चाहिए वो आपसे एग्जैक्टली आई टू आई लेवल नहीं, मतलब आप अपने घर का एक स्थान ऐसा बनाइए जहाँ पे आप बैठ के पूजा कर सकें। एक बेडरूम में जहाँ पे पति पत्नी के रिश्ते की क्रियाएं से लेकर बैठने खाना पीना, वहाँ पे एग्जैक्टली अगर भगवान की प्रतिमा या भगवान की पूजा स्थान है वो आपके लिए कभी शुभ नहीं होगी। या आप उनके सामने एक पर्दा लगाइए कि जब पूजा हो रही है तब पर्दा खोले, नहीं तो उसको पर्दा बंद करिए। हम बांके बिहारी जी के मंदिर में जाते हैं, हम यही चंडीगढ़ में मनसा देवी मंदिर में जाते हैं, आरती के समय पर्दा लगा दिया कि माता रानी भोग लगाने वाली है या माता रानी को हम एग्जैक्टली कोई चीज़ चढ़ाने वाले हैं, आरती का समय हो रहा है। तो पहले तो पर्दा होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा विधान, सर विधान एक्चुअली में एक काइंड ऑफ प्रोसेस कि कैसे किस चीज़ को क्या करें वो देखना बहुत ज़रूरी है। कभी भी जब आप अगर आरती कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो ध्यान रखें कि आप अपने आप को साफ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है। फीमेल कन्याएं मासिक के समय अपने आप को पूजा में इन्वॉल्व ना करें, ये शुरू से बताया गया है, लिखाया गया है। बहुत लोग इसको क्लेम करते हैं कि इसका क्या हो जाता है, क्या नहीं होता। कुछ धर्मों में इस चीज़ को एग्जैक्टली इग्नोर किया जाता है, बट कहा जाता है कि वो ऐसा समय होता है जिसमें मतलब कोई अपने आप को पूजा पाठ में इन्वॉल्व ही नहीं करता है। पूजा पाठ में इन्वॉल्व क्योंकि वो अपने आप अपनी नेगेटिव एनर्जी को निकाल रहे हैं। जैसा आपने अभी कामाख्या देवी की बात भी करी, मैं ये क्योंकि जब इस समय पूजा की जाती है या पूजा बताई जाती है तो उस समय भी इस मासिक टाइम पे वो मंदिर क्लोज़ किया जाता है, बंद किया जाता है, क्योंकि वो ऐसे, और वहाँ की पूजा का तो एक अलग ही विधान है, शक्तिपीठ माना गया है। तो मेरा कहने का मतलब है कि विधान की जो बात करिए उसको अगर प्रोसेस करें तो प्रोसेस के अकॉर्डिंग, चाहे वो रेमेडी हो चाहे वो पूजा हो, जब प्रोसेस में की गई तो आपको उसका रिजल्ट श्योरिटी से मिलता है। बट अगर आपने सुनी सुनाई बातों को सिर्फ फॉलो करना शुरू कर दिया तो वो सही नहीं मानी जाती है, सही कभी नहीं मानी जाती है। पूजा का विधि विधान ही सबसे बेस्ट माना जाता है। तो मैं वही एक्चुअली मैं रिक्वेस्ट आपसे यही करूँगा सर, यू हैव योर वेबसाइट, आपकी वेबसाइट के ऊपर बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, आपका इंस्टा पेज है, यूट्यूब पेज है, आप सोशल मीडिया पे अवेलेबल हो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़, मेरे आने वाली जनरेशन के लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए जो विधान फॉलो करना चाहते हैं वो जानकारी ना होने की वजह से नहीं कर पा रहे। वो चीज़ मैं खुद बोलता हूँ, मैं फेस करता हूँ, क्योंकि हमारे लिए जब पंडित जी आके कराते हैं ना पूजा, उसमें भी ये डाउट क्रिएटेड है। यहाँ पे पिछले कई सालों से क्रिएट किया वो डाउट बैठा हुआ है कि इन्होंने स्नान पहले करा दिया। वो मेरे को थोड़ा सा स्टेप वाइज याद है कि स्नान कराया हम लोगों ने, फिर वस्त्र अर्पण किए, उसके बाद श्रृंगार अर्पण किया, चावल अर्पण किए, मीठा अर्पण किया, ये स्टेप वाइज चलते हैं। लेकिन जब खुद करने बैठते हैं तो हम लोग मंदिर में क्या कर रहे हैं जी, सिर्फ जोत लगाई, हाथ जोड़े, एक आरती पढ़ ली, एक मंत्र बोल लिया, बस हो गई पूजा। आपसे रिक्वेस्ट मेरी यही है, कृपया कर आप चाहे रील के माध्यम से चाहे पूरी वीडियो के माध्यम से कुछ विधान, कुछ रिचुअल्स, कुछ प्रोसेसेस त्योहार के हिसाब से ज़रूर डालिएगा। सर बहुत अच्छी बात आपने बोली है और ऐसा हम इस पे प्लान भी कर रहे हैं, बिकॉज ये चीज़ जो जनरली आज के समय चल रही है। अब जैसा आपने कहा त्यौहार रिचुअल्स, तो अभी जैसे सावन का महीना शुरू होने वाला है सर, मुख्यतः एक रेमेडी जिन भी कन्याओं को अपने रिलेशनशिप में या अपनी मैरिड लाइफ में या अपने व्यक्तिगत तौर पर कन्याओं के लिए ये अगर प्रॉब्लम आ रही तो उनको क्या करना चाहिए। उनको शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं, पहले वो अपनी प्रार्थना करिए, शिव चालीसा पढ़िए, जैसा भी वो विधि पूजा करते हैं वहाँ पे खड़े रहिए। जब जो हम शिवलिंग पर जल चढ़ता है, जल चढ़ने के बाद जो धारा नीचे जाकर, नीचे जिस पहले पत्ते पे वो धारा पड़ती है, वो पत्ते को आप घर पे ले आइए, अपने घर के मंदिर में रखिए। केसर से, इस वाले उंगली से केसर से उसके ऊपर ओम बनाइए, और ऐसा सावन के महीने में जितने सोमवार आते हैं वो पत्ते ले आइए। 4 सोमवार आए, 5 सोमवार आए, ये आप कमिंग जो हमारा आने वाला है
जुलाई से सावन का, उसमें करिए। उसके बाद जितने पत्ते इकट्ठे होते हैं उन सारे पत्तों को बहते पानी में सावन के महीने के आखिरी सोमवार के शाम के समय सूर्यास्त में आप कर लीजिए प्रवाह जल में, बहते पानी में, और देखिए फिर कमाल। यानी एक ऐसी रेमेडी है जिसके करने से आप अपने रिलेशनशिप को बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक और बात, जो विधान की आपने बात करी, जो क्रिया, हम अपनी वेबसाइट में हम लोगों को भी रील के माध्यम से बताते हैं, और हम चाहेंगे कि लोग अगर हमें कांटेक्ट करते हैं, चाहे वो लक्ष्मी पूजन की बात हो, चाहे वो शिव चालीसा कैसे पढ़नी चाहिए, महामृत्युंजय मंत्र कैसे पढ़े, किस समय पढ़े, ये हम डेफिनेटली इसमें मदद करना चाहते हैं, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि सनातन धर्म की जितनी हम ज्ञान हमें है उतना आपको दे, और हम इस चीज़ से एग्जैक्टली आपका फ़ायदा देखें। क्योंकि कई लोग ऐसे, मैंने पंडित जी ने बताया रेमेडी करी, फ़ायदा नहीं हुआ, उन्होंने तो बता दिया, बट उसका तरीका भी जानना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह करना चाहिए। हाँ, पूजा पाठ के तरीके में सर अब रुद्राक्ष धारण करते हैं लोग, हाँ, है ना, अब उसका भी एक प्रॉपर प्रोसेस होता है। डेफिनेटली सर। निपुण जी, आपने इतनी बढ़िया बात करी ना, सावन के महीने में मैं इसमें एक रेमेडी भी ऐड करना चाहूँगा। आज के समय जिसको भी एंजाइटी, ओवर थिंकिंग हो रही है, जो चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, 6 मुखी नेपाली रुद्राक्ष सोमवार के दिन शिव चालीसा पढ़ने के बाद नंगे पांव रहकर अपने गले में धारण कर लीजिए। रुद्राक्ष महादेव का एक ऐसा अंग है जो आपको ताकत देगा। रही बात निपुण जी की कि अब ये पहनने की क्या विधि या क्या नियम है, सर कन्याएं सबसे पहले गले में रुद्राक्ष सोच विचार करके पहने। ओके, हाथ में रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। ठीक है। अगर आप मुझसे कारण पूछते हैं, हम व्यक्तिगत तौर पर हमारा हाथ हमारे शरीर के बहुत अंगों को लगता है, तो इसका अपमान नहीं होना चाहिए। दूसरा, अगर आपने रुद्राक्ष पहन लिया है तो रुद्राक्ष पहनने के बाद आपको नॉन वेज, ड्रिंक, स्मोकिंग, नेगेटिव कोई भी अडल्ट्री बातें नहीं कर सकते हैं। पहले 43 दिनों तक शिव चालीसा पढ़ना अनिवार्य हो जाता है। आप अपने घर पे ही बैठ के शिव चालीसा पढ़े। रुद्राक्ष धारण करने का उत्तम समय सोमवार के दिन सुबह 5 बजे से 7 बजे के बीच में होता है। अगर आप अपने करियर में, अपने व्यापार में, अपने बिजनेस में फाइनेंशियल लॉस देख रहे हैं, तो वह व्यक्ति 7 मुखी रुद्राक्ष चांदी का लॉकेट बनाकर गले में लाल धागे में पहन लीजिए। उसके बाद देखिए महादेव की ऐसी कृपा रहेगी कि आपके धन धान्य की पूर्ति होगी और आपके घर में कभी भी फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा। सर मैं ना बहुत इंटरेस्टेड था ये बात करने के लिए, आज फाइनली मैं ये कर पाया। थैंक यू, आपने इस चीज़ का आंसर किया। एक मैं देख रहा हूँ आपने कोई भी रिंग नहीं पहना हुआ, बट पंडित जी, एस्ट्रोलॉजर्स जेमस्टोन्स तो सजेस्ट करते ही हैं। आपकी अंगूठी में एक भी? सर बेसिकली रिंग पहनना भी चाहिए, नहीं भी पहनना चाहिए। ये दो बातें हैं दो व्यक्तियों के लिए। पहनना चाहिए उनके लिए जो समर्थ हैं उन चीज़ों को खरीदने के लिए, पहनना नहीं चाहिए जो समर्थ नहीं है। मेरा न पहनने का रीज़न ये है कि मैं ऐसी रेमेडीज़ में बिलीव करता हूँ जिसमें मेरी श्रद्धा हो। मैं स्टोन्स, नेगेटिव एनर्जीज़ या इन चीज़ों के लिए स्टोन भी पहनता हूँ, बट जब मुझे लगता है कि ये रेमेडी मेरे लिए ज़्यादा इफेक्ट होगी तो मैं पहनता हूँ। उदाहरण के तौर पर, अब मैंने किसी को बता दिया कि भाई आपको पुखराज खरीदना है। सर मार्केट में पुखराज 10,000 का भी है, 1 लाख का भी है। अब मैं किसी रिक्शे वाले को बोलूँ जी आप पुखराज पहनो, 1 लाख रुपए का है, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। जो व्यक्ति अपनी डेली दिनचर्या में 500-600 रुपये कमाता है, वो लाख रुपये नहीं ले सकता है। मैं उसको क्या रेमेडी बताता हूँ, आप पीले कपड़े पहनना शुरू कर दो जी, पीली बनियान पहनना शुरू कर दो जी, पीले फूल अपने मंदिर में चढ़ाने शुरू कर दो जी। सर इफेक्ट होता आएगा, क्योंकि एनर्जीज तो वो वहाँ से आ रही है ना। सर स्टोन्स एक पत्थर है जिसमें एनर्जीज हैं। पीली बनियान में उतना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट नहीं आएगा, बट आएगा। मतलब मुझे चंडीगढ़ से दिल्ली जाना है, मेरे पास ऑप्शन फ्लाइट भी है, ट्रेन भी है, मेरे पास गाड़ी भी है, पैदल भी है। फास्टेस्ट इज फ्लाइट, पुखराज इज फ्लाइट, बनियान इज साइकिल। समझ रहे मेरा पॉइंट? सर इसमें ना मेरे को क्लासिज्म वाली दिमाग ना मेरा वहाँ गया कि अमीरों के लिए चीज़ें जल्दी अवेलेबल है, गरीबों के लिए, बेचारों के लिए स्लो ही सर है। सब अपने कर्मों की चीज़ों को भोग रहे हैं सर, जैसा हम करेंगे वैसे। जो आज कहते हैं कि हमें सब कुछ है, वो अपने अच्छे कर्म लिखा के आए हैं, उनके कर्मों का फल है। जो आज संघर्ष कर रहे हैं वो मरने के बाद अपना अच्छा फल नहीं देखेंगे, वो यहीं देखेंगे। बस आपकी नीयत, आपका मन साफ होना चाहिए, आपकी सोच साफ होनी चाहिए। आप लोगों की सेवा करिए, आप असमर्थ लोगों की मदद करिए, अपनी नीयत, अपने कर्मों को साफ रखिए, तो सर आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि जो इंसान पैदा हुआ है, लग्जरी सुख ले रहा है, वह भी वैसे ही पैदा हुआ है जैसे आप और मैं हुए हैं। हमारे कर्म ही सब कुछ है सर। सर इसी बात पे ना हम लोग रैप करते हैं, कोर्स हमारी बातें ख़त्म नहीं हो सकती। एक तो आपके पास जो ज्ञान है वो अनलिमिटेड है, देयर इज़ नो लिमिट टू इट। और हमारा धर्म के साथ इतनी सारी बातें जुड़ी हैं, इतने सारे नेट एंगल्स हम लोग के पास हैं।
अभी हम लोग अगर भूत प्रेत वाली बात भी करने लगे तो उस पर 1.5 घंटा हम बात आराम कर से सकते सर, हैं। आराम से, बहुत हम इंसिडेंट है। जेम स्टोर्स पे करें, देयर इज नो लिमिट टू बहुत इट। बहुत बहुत। वैदिक एस्ट्रोलॉजी कोई अंत नहीं है, न्यूमेरोलॉजी कोई अंत नहीं है, पामिस्ट्री कोई अंत नहीं है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें इसमें हम बात कर सकते हैं, लव रिलेशनशिप्स, साइकोलॉजी, जिसमें हमने बहुत सारी चीजें की भी आज डिस्कस। अभी हम रैप करते हैं क्योंकि आपने बात ऐसी कह दी है ना कि कृपया कर सिर्फ अपने कर्मों पे ध्यान दो। बाकी चीजें हैं, बाकी रेमेडीज वगैरह हम लोग बैठे हैं, वो भी कुंडली वाले कर्म है बैठे सर, हैं। मैं अगर किसी को रेमेडी बता रहा हूँ उसको करने की क्रिया को ही तो कर्म कहा जाता है। तो जनता, कर्मों पे ध्यान दो, और जितनी भी आज हमारी बातें हुई, अंकित जी ने जितनी भी रेमेडीज बताई हैं फॉलो करो, और कुछ अगर फायदा मिलता है तो कमेंट करके बता देना, मैं अंकित जी तक पहुंचा दूंगा आपके सर विचार। डेफिनेटली मैं आपको इतना कह सकता हूँ, ये मेरा पर्सनल प्रैक्टिकल दावा है, मेरी बताई गई रेमेडीज जो जो व्यक्ति करेंगे इसी पॉडकास्ट पे आपको मैसेज करेंगे कि भी हमें हर चीज़ का इफेक्ट बहुत अच्छा मिला है। और ये मैं पर्सनल प्रैक्टिकल दावा, और मैं उन रेमेडीज़ की श्योरिटी, उन रेमेडीज़ की जवाबदारी, जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। आप एक बार करके देखिए। जनता, करके देखो और बताना जरूर। बाकी अंकित जी को आप फॉलो कर सकते हो, इंस्टा पे अंकित जी अवेलेबल है, हमारे सोशल मीडिया सभी चैनल्स पे अवेलेबल है, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, पिंटरेस्ट, बहुत सारे चैनल्स हैं, मैं तो खुद नाम पूरे नहीं ले पाऊंगा। और अंकित जी की वेबसाइट भी अवेलेबल है, और हमें भी फॉलो करो, कमेंट करो। बाकी बहुत सारी चीज़ें और लेके आते रहेंगे, कोशिश करेंगे अंकित जी को दोबारा लेके आए शो पे, और आप लोग को और भी रेमेडीज़, और भी सोल्यूशंस, और भी बातें सुनने को मिले। धन्यवाद जनता, आज का पॉडकास्ट सुनने के लिए। अंकित जी धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए। थैंक यू सर।